नमस्कार बच्चों हम लोग पहले से ही विभिन्न आकृतियों के बारे में जानते हैं। इन्हीं आकृतियों में से एक है गोल की आकृति। आज हम इसी गोल आकृति के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। गोल आकृति को हम गणितीय भाषा में वृत्त या सर्कल कहते हैं। यहाँ इन चित्रों को देखकर क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा आकृति वृत्त के आकार अथवा वृत्ताकार की है? अवश्य हम वृत्ताकार वस्तुओं को या वृत्त को पहचानते हैं। तो चलिए अब हम वृत्त को बनाने, जानने, समझने का प्रयास करते हैं। हम अब एक चूड़ी के सहारे वृत्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे प्लेट के सहारे भी बना सकते हैं आप। देखिए हमारा वृत्त बनकर तैयार है। अब इसे हम काट कर अलग करते हैं। तो हमने इसे काट कर अलग कर लिया है। अब इसे हम बीचों बीच मोड़ते हैं। एक बार पुनः इसे इस तरह मोड़ते हैं। ये जो चिन्ह हमें दिखाई पड़ रहा है, ये जहाँ पर क्रॉस हुआ है, इसे हम केंद्र कहते हैं। अब हम मानक तरीके से कंपास की सहायता से वृत्त बनाते हैं। हमने कागज को ही घुमा दिया, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं दिखाई नहीं पड़ता इसलिए। हमारा ये वृत्त तैयार है। इसे हम केंद्र कह रहे हैं। केंद्र से एक रेखाखंड हम वृत्त पर इसके किनारे तक खींचते हैं। इस रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस। इसे हम स्मॉल या छोटा आर से दर्शाते हैं। अब हम इस वृत्त के केंद्र से होते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं। हम देखेंगे कि इस प्रकार से बहुत सारी रेखाखंड हम इस वृत्त पर बना सकते हैं। इसे हम त्रिज्या कहते हैं। हम गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि सभी त्रिज्या की लंबाई एक समान होती है। अब हमने इस वृत्त के केंद्र से होते हुए एक रेखाखंड खींचा है। इस प्रकार के रेखाखंड को व्यास कहते हैं। इसे हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। ये रेखाखंड, जैसा कि हम देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजर रही है। इस प्रकार के रेखाखंड को हम व्यास कहते हैं। व्यास को देखने पर पता चलेगा कि यह वास्तव में दो त्रिज्या है। एक त्रिज्या इधर से, एक त्रिज्या इधर से। इसका मतलब व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास को हम डी से दर्शा रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं। तो जब व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, डी बराबर 2 इंटू आर, और त्रिज्या बराबर हाफ इंटू व्यास, यानी आर बराबर हाफ इंटू डी। अब हम वृत्त की इस स्थिति को देखते हैं। पी क्यू रेखाखंड, इस प्रकार की रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। हम एक वृत्त पर बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी जीवा की लंबाई एक नहीं होती है, यह अलग अलग होती है, और ज़रूरी नहीं कि यह केंद्र से होकर ही गुजरे। बच्चों, अब हम शायद ये जान गए होंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। बच्चों, अब हम ये वृत्त देख रहे हैं। चारों ओर इसके किनारा पर हम विचार करते हैं। हम लोग वर्ग, आयत आदि के परिमिति के बारे में पहले से ही जान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार वृत्त के परिमिति को परिधि कहते हैं। हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया है। हम इसके किनारे पर धागा रखकर भी इसका माप ले सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से धागा रख के हम इसका माप ले सकते हैं। इसे मापने के और कई सारे तरीके हैं। हमने एक वृत्त लिया है, देखिए इसके एक किनारे पर हमने दाग दे दिया है। अब इसे हम मापते हैं। यहाँ पर हमने एक चिन्ह दिया,
इस चिन्ह के सामने फिर एक चिन्ह दिया। इस प्रकार ये दोनों बिंदु की दूरी मापने पर हमें वृत्त की परिधि का पता चल सकता है। लेकिन जिस वृत्त से ये करेंगे या करने लायक होगा उसी से हम नाप ले सकते हैं। तो परिधि को हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। लेकिन बच्चों, आप जब वृत्त की परिधि को मापोगे तो पता चलेगा कि इसे मापना बहुत ही कठिन है। तो बच्चों, हम लोग वृत्त की आकृति को समझ चुके हैं तथा इस पर विभिन्न रेखाखंडों के नाम को भी जान चुके हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। आइए अब हम वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा करें। तो बच्चों, हम लोग वर्ग, आयत आदि का क्षेत्रफल निकालना पहले से ही जानते हैं तथा इसका फॉर्मूला यानी सूत्र भी हम पहले से ही जानते हैं। आइए अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यानी फार्मूला के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जैसा कि हम जान चुके हैं, आर त्रिज्या को कहते हैं, यानी पाई गुना त्रिज्या इसे हमेशा लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें वृत्त का त्रिज्या पता है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परंतु ये पाई क्या है, इस पाई की अवधारणा को जानने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में पाई परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई बराबर परिधि बटा व्यास। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि को मापना बहुत कठिन है, इसलिए गणितज्ञों ने इसका एक मानक मान तैयार किया है। इसे समझने के लिए हम विभिन्न साइज के वृत्त के परिधि और व्यास को यदि सही मापते हैं तथा इसका माप और व्यास का अनुपात निकालते हैं तो बार बार यह 3.14159 के करीब, इसी के आसपास इसका वैल्यू आता है। परिधि और व्यास का अनुपात कभी भी साधारण भिन्न नहीं होता। इस तरह पाई को भी हम साधारण भिन्न में नहीं दिखा सकते हैं। पाई का बिल्कुल सटीक वैल्यू दशमलव के बाद भी अनंत तक चलते रहता है, लेकिन सबसे करीब वैल्यू पाई का 3.14159 माना गया है। इसलिए हम पाई को एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। इस संबंध में हम ऊंची कक्षाओं में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम इतना जानें कि पाई का वैल्यू 22/7 लगभग या 3.14 लगभग होता है। तो बच्चों, हम लोग इतना जान गए हैं कि पाई बराबर परिधि बटा व्यास यानी 22/7 या 3.14 के लगभग होता है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या या व्यास का माप दिया गया हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने पहले ही देख चुका है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वृत्त की अवधारणा को अवश्य समझ पाए होंगे। आगे मैं एक गतिविधि के माध्यम से अच्छी तरह से और समझने का हम प्रयास करेंगे।